नमस्कार, मैं पायल और आप देख रहे हैं DNN इंडिया। अजमेर के केंद्रीय बस स्टैंड का विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने निरीक्षण किया और सभी संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए। निरीक्षण के दौरान जयपुर परिवहन विभाग से जुड़े अधिकारी, अजमेर कलेक्टर लोकबंधु, नगर निगम आयुक्त देशलदान समेत संबंधित अधिकारी व पदाधिकारी मौजूद रहे। अजमेर के केंद्रीय बस स्टैंड का विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने निरीक्षण किया और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए। निरीक्षण के दौरान जयपुर परिवहन विभाग से जुड़े अधिकारी, अजमेर कलेक्टर लोकबंधु, नगर निगम आयुक्त देशलदान समेत संबंधित अधिकारी व पदाधिकारी मौजूद रहे। देवनानी ने बस स्टैंड के हर एक कोने का बारीकी से निरीक्षण किया। देवनानी ने पानी पीने की व्यवस्थाओं से लेकर यात्रियों के ठहरने, बैठने समेत विभिन्न जगहों का निरीक्षण किया। साथ ही परिवहन विभाग के कार्यालयों का भी निरीक्षण किया। जो जगह मरम्मत लायक है उनके निर्देश दिए गए तथा जो खंडर अवस्था में है उनको तुरंत प्रभाव से सील करने के निर्देश जारी किए गए हैं। देवनानी ने मीडिया से बातचीत की और बताया कि बस स्टैंड का निरीक्षण कर इसके मरम्मत व निर्माण के लिए पिछले साल मुख्यमंत्री द्वारा की गई घोषणा अनुरूप प्रस्ताव विधानसभा में रखा जाएगा। बस स्टैंड व वर्कशॉप को लेकर प्रोजेक्ट तैयार किया गया है, जल्द ही उसको लागू किया जाएगा। परंतु इससे पहले कुछ बातों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। जो जगह असुरक्षित है उन्हें तुरंत प्रभाव से बंद कर दिया जाए। जहां मरम्मत की आवश्यकता है वहां की रिपोर्ट बनाकर तुरंत भेजी जाए। सफाई पखवाड़े के तहत बस स्टैंड परिसर को स्वच्छ व सुंदर बनाने की भी विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने बात कहा कि कुछ विषय बोर्ड व निगम के बीच के हैं, उनके भी तुरंत समाधान निकाले जाएं। वहीं बस स्टैंड परिसर को साफ सुथरा रखा जाए, आम जनता को जागरूक किया जाए, इसके लिए आवश्यक निर्देश भी जारी किए गए। कहा कि आने वाले 1 महीने के भीतर अजमेर वर्कशॉप को अजमेर में शिफ्ट किया जाना है। बस स्टैंड काफी समय से जनता अपनी पीड़ाएं बता रही थी, उसको लेकर के आज सारा जिला प्रशासन, निगम और जयपुर से परिवहन विभाग के अधिकारी भी आए। हमने सारा निरीक्षण किया, उसमें 3-4 बातें उभर करके आई। एक तो ये बिल्डिंग पुरानी होने के कारण लगभग कुछ पोर्शन जर्जर अवस्था में है और उसके रिपेयर भी नहीं हो सकती, और कुछ भाग ऐसे हैं जिसकी रिपेयर हो सकती है। जो पिछले साल माननीय मुख्यमंत्री जी ने राजस्थान के 10 बस स्टैंड के लिए, उसके रिपेयर के लिए, उसके निर्माण के लिए घोषणाएं की थी। तद अनुरूप डिपार्टमेंट में प्रक्रिया जारी है और मुझे लगता है वह प्रक्रिया बहुत जल्दी पूरी होगी। तो कल ही इनकी बोर्ड की मीटिंग है, उसके बाद मंत्रिमंडल में जाएगा प्रस्ताव, जल्दी पूरी होगी। लेकिन जब तक वह घोषणा पूरी हो उसे कुछ समय भी लगेगा। अल्टीमेटली यह बीओटी या गवर्नमेंट से जो अपना वर्कशॉप है उसको और इस बिल्डिंग को लेकर के बड़ा अगले 40-50 साल तक अजमेर की आवश्यकताएं परिवहन के संबंध में पूरी हों, इस तरह का एक प्रोजेक्ट तैयार हुआ है। मैं समझता हूँ बहुत जल्दी उस पर निर्णय होगा। लेकिन तब तक हमने 2-3 चीज़ें तय की हैं। जो चीज़ अनसेफ है उसको तुरंत बंद कर दिया जाए, और जहाँ रिपेयर आवश्यक है कलेक्टर साहब ने भी उनको निर्देश दिया है कि आगामी 3 दिन के अंदर वह प्रस्ताव बना करके गवर्नमेंट को पास भेजें, अपने डिपार्टमेंट का भेजें, ताकि उसको हम बहुत जल्दी रिपेयर करा सकें। और साथ में सफाई के लिए भी, चूँकि इस समय सफाई अभियान चल ही रहा है, पूरे देश भर में चल रहा है, अजमेर में भी चल रहा है, तो 2 अक्टूबर तक ये अभियान चल रहा है। तो उसमें निगम भी सहयोग करेगा और परिवहन विभाग भी, जो यहाँ का लोकल है, यह भी उसमें जुट करके उसका सफाई अभियान चला करके टॉयलेट्स हैं, दूसरा है एक स्वच्छ और सुंदर बनाएगा। और जहाँ 2-3 जगह शेड और कोई खोखला दिखा के अनसेफ दिखा, उसकी रिपेयर भी विभाग भी कराए, और जहाँ इनको मदद चाहिए और पीडब्ल्यूडी भी उनको मदद करने को तैयार है। कुछ विषय निगम और बोर्ड के बीच में है, उसका भी हमने समाधान लगभग कि उसको बढ़े हैं। तो लगता है कि यह चीज़ जल्दी आगे बढ़ेगी। और अजमेर का जो अजमेर का रोडवेज बहुत ही व्यस्ततम वो है, तो यहाँ पैसेंजर्स बहुत बड़ी संख्या में आते हैं, उनको राहत मिले, इसका हम सब लोग मिल करके प्रयत्न कर रहे हैं।
आज कई कमियां ध्यान में आई हैं। वो कमियां हमने यहाँ के चीफ डिपो मैनेजर को भी बताई हैं, जयपुर से जो आए हैं उनको भी नोट की है, और साथ में हमारे जिला प्रशासन ने के भी ध्यान में आई है। न आगामी, जैसे यहाँ एक कूलर लगा हुआ था और कूलर का नीचे टिन इतना गंदा हो रहा है, इतना पुराना हो रहा है, उसको तुरंत रिप्लेस के लिए टोंटियाँ हैं। टोंटियाँ हार्डली कितने रुपए की आती हैं, टोंटियों में जंग लग रहा है। ये सब तुरंत ठीक करके आम जन को राहत मिले, स्वच्छ पानी मिले पीने का, स्वच्छ यहाँ की सफाई व्यवस्था मिले, और आम जन में भी लगातार इसकी जागरूकता बढ़ती रहे, ताकि हम सब लोग एक अच्छा इस परिवहन विभाग में यहाँ रोडवेज का सुचारू रूप से संचालन हो। और जब तक वो प्रोजेक्ट शुरू होगा तब तक बसें कहाँ जाएंगी, क्या जाएंगी, इसका भी करेंगे। इस समय जो वर्कशॉप है वह वर्कशॉप अजय मेरू का वर्कशॉप है। ये अजमेर के साथ इसको शिफ्ट भी अगले महीने भर में कर लोगे। अजमेर नगर निगम की ओर से हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी रामलीला का सुंदर मंचन किया गया। खास बात ये रही कि इस बार रामलीला का मंचन जवाहर रंगमंच में न होकर अजमेर के सूचना केंद्र में हो रहा है। सूचना केंद्र में आयोजित रामलीला का मंचन वृंदावन की मंडली द्वारा किया जा रहा है, जिसमें कलाकार विशेष वेशभूषाओं में रामलीला का मनमोहक मंचन कर रहे हैं। अजमेर नगर निगम की ओर से हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी रामलीला का सुंदर मंचन किया जा रहा है। खास बात ये रही कि इस बार रामलीला का मंचन जवाहर रंगमंच में न होकर अजमेर के सूचना केंद्र में हो रहा है। ज्ञातव्य है कि जवाहर रंगमंच में मरम्मत के कार्य किए जा रहे हैं, वहीं सूचना केंद्र में आयोजित रामलीला का मंचन वृंदावन की मंडली द्वारा किया जा रहा है, जिसमें कलाकार विभिन्न वेशभूषाओं में रामलीला का मनमोहक मंचन कर रहे हैं। रामलीला के प्रथम दिन मंचन में दर्शाया गया कि आखिर भगवान श्री राम को मानव जीवन क्यों धारण करना पड़ा और धरती पर अवतार लेने की क्यों आवश्यकता पड़ी। सूचना केंद्र में सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु व सनातन प्रेमियों ने अपनी उपस्थिति दर्ज करवाकर धर्म लाभ अर्जित किया। रामलीला कार्यक्रम के संयोजक कृष्ण कुमार त्रिपाठी ने बताया कि इस रामलीला मंचन में प्रश्नोत्तर का कार्यक्रम भी आयोजित किया गया, जिसमें रामलीला व सनातन संस्कृति से जुड़े विभिन्न प्रश्न पूछे जाएंगे, जिस पर प्रश्नों के उत्तर देने वालों को उसी समय नगद पुरस्कृत भी किया जाएगा। बताया कि प्रश्नोत्तर कार्यक्रम के आयोजन के पीछे का उद्देश्य है कि ज्यादा से ज्यादा सनातन से जुड़ी जानकारियां आम लोगों तक पहुंच सके। आम लोगों से ज्यादा रामलीला में आकर धर्म लाभ अर्जित करने की संयोजक ने अपील की। आज जैसा कि आपको विदित है, हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी नगर निगम द्वारा रामलीला का सजीव मंचन किया गया है। रामलीला का सजीव मंचन श्रीमान हमारे भारद्वाज जी हैं, तेजपाल जी स्वामी, जिनके रामकृष्ण मंडल वृंदावन वालों के उसके अंतर्गत किया जा रहा है, जिसमें आज राम जन्म का हेतु बताया कि राम जी को इस मानव योनि में क्यों जन्म लेना पड़ा। ये लीला ये चल रही है। और सबसे सुंदर बात यह है कि आज जवाहर रंगमंच में कार्य होने की वजह से आज ये नया स्थान हमने चुना है, सूचना केंद्र, और लोगों ने इसे बहुत पसंद किया है और बढ़ चढ़कर लोग धर्म लाभ उठा रहे हैं। इसमें इस बार नवाचार ये किया है कि इस राम जी के रामचरितमानस के ऊपर प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम भी रखा गया है। नित्य 5 प्रश्न पूछे जाएंगे और नगद मेरे द्वारा इसका तुरंत पुरस्कृत किया जाएगा, जिससे कि सनातन धर्म की जानकारी सबको प्राप्त हो और हमारे महापुरुष और देवताओं की जानकारी सबको प्राप्त हो, यह हेतु रखा गया है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि अजमेर के निवासी इसका यहाँ आकर खूब धर्म लाभ उठाएं। बड़ा सुंदर मंचन हो रहा है और पारंपरिक रूप से हो रहा है। इसमें कोई नवाचार, इसमें कोई नई हास्यजनक बातें नहीं हो रही है। जो पारंपरिक है रामचरितमानस के ऊपर ही ये किया जा रहा है। ये सब वृंदावन के हैं और बड़े सुंदर। नसीराबाद में पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का राजस्थानी परंपरा के तहत कार्यकर्ताओं ने माला और साफा पहनाकर स्वागत किया। इस मौके पर गहलोत ने मंच से बजलाल सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि राज्य की मौजूदा सरकार जनता को गुमराह कर रही है। वहीं गहलोत ने दावा किया कि कांग्रेस की जनहित की सच्चे पक्षधर रही है। नसीराबाद में पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी से भव्य स्वागत किया। जानकारी के अनुसार गहलोत भीलवाड़ा से जयपुर जाते समय राष्ट्रीय राजमार्ग 48 स्थित देराटू चौराहा के निकट शीश महल होटल पर रुके, जहां पर पूर्व विधायक महेंद्र सिंह गुर्जर, पूर्व विधायक रामनारायण गुर्जर, सरस डेयरी अध्यक्ष रामचंद्र चौधरी, आरटीडीसी पूर्व अध्यक्ष धर्मेंद्र राठौड़, नगर अध्यक्ष मोहम्मद हुसैन, युवा नेता अशोक गुर्जर, राहुल गुर्जर सहित सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे। राजस्थानी परंपरा के तहत कार्यकर्ताओं ने गहलोत को माला व साफा पहनाकर अभिनंदन किया। इस मौके पर गहलोत ने मंच से भजनलाल सरकार पर तीखा हमला बोला।
उन्होंने कहा कि राज्य की मौजूदा सरकार जनता को गुमराह कर रही है। एक तरफ जीएसटी में कुछ कटौती की जा रही है तो दूसरी तरफ रोजमर्रा की कई जरूरी वस्तुओं पर जीएसटी बढ़ाकर आम जनता की जेब पर डाका डाला जा रहा है। गहलोत ने दावा किया है कि कांग्रेस की जनहित ही सच्ची पक्षधर रही है और प्रदेश की जनता जल्द ही मौजूदा सरकार को सबक सिखाएगी। कांग्रेस कार्यकर्ताओं के उत्साह और नारों के बीच गहलोत का ये हमला प्रदेश की राजनीति में नए सियासी संकेत छोड़ गया। और उस वक्त में वो सिंपलीफाई करने की बात थी। एक जो 3-4-28%, 18%, 18% की नौबत तो नहीं थी। लगभग ये दूसरे का और भी ज़्यादा है, ज़्यादा 2 हो जाती है। पहले क्या बना दिया और इस रूप में लागू किया हाई प्रोफाइल पे, जैसे कोई अलग मिल रही है 12 बजे पेट्रोल के अंदर नीचे रखो आईडी थोड़ी सी बेइज्जती कर दी। तमाम व्यापारियों में बहुत चिंता व्याप्त हो गई और कानून भी ऐसा है जिसमें आप जेल जाओ। अब कौन है पहली बार किया है राहुल गांधी तो लगातार मांग कर रहे थे। नीचे राहुल गांधी जी लगातार कह रहे थे जीएसटी गब्बर सिंह टैक्स है। क्यों कह रहे थे? गब्बर सिंह नाम क्यों ले रहे थे? जानबूझ के ले रहे थे जिससे कि मैसेज जाए सरकार का, इसका सिंप्लीफाई करो। ये जो है लोग तंग आ गए, परेशान हो गए व्यापारी भी, ये सोच करके ये तमाम तरह का राहुल गांधी बराबर अभियान चला रहे थे। अल्टीमेटली तो दबाव में आते थे लोगों को सिंप्लीफाई करना पड़ा है। रेट कम अपना भी हो गई, 28 से 18 पे आ गए, 18 से 12 पे आ गए, रेट कम हो जाती है, 5 पे और रेट कम हो जाती है। ये रिफॉर्म वो किया गया है, तो मैं उम्मीद करता हूँ उससे बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा। दबाव में ही काम कर रहे। अगर राहुल गांधी जी जो कोरोना के अंदर कहा तो कोरोना बहुत ज़्यादा फैलेगा देश के अंदर, तब तो थाली भर गई खाली, कुछ कोरोना गया नहीं। दूसरा फिर आया कोरोना का, कई लोग मारे गए उसके अंदर, ऑक्सीजन तक उपलब्ध नहीं हो पाए थे। अगर नौजवान एक नेता आपका देश का राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय ज्ञान रखता हो, जानकारी प्राप्त करता हो, इंटेलेक्चुअल हो, और वो अगर आप समझता है कि आप ये नोटबंदी ठीक नहीं है, कोविड का खतरा है, चाइना के साथ में आप कस के चलो, जीएसटी की बात करो, टैक्स को सिंप्लीफाई करो, ये बातें तमाम अगर मोदी जी और गवर्नमेंट समय रहते हुए अगर उसको मान लेती, बातचीत करती राहुल गांधी जी से भी, वो तो विपक्ष को दुश्मन समझते हैं। डेमोक्रेसी में विपक्ष दुश्मन नहीं होता। अगर वो आलोचना करता तो जनता की भावना का है, उसको रिप्रेजेंट करता है, जिससे कि सरकार में सुधार हो, अच्छी गवर्नेंस हो, उसका फायदा पब्लिक को मिले, ये कायदा होता है। अब आप जो है दुश्मनी मान रहे हो विपक्ष को, आप उनकी बात मानते नहीं हो, बल्कि सुझाव दे कोई विपक्ष, आप इको लेकर हो जाता आपका, हम बीच में आता है कि ये कौन होता कहने वाले मुझे कुछ समझा रहे हैं, उसके कारण से आप इनको डिले करते हो। अल्टीमेटली करना पड़ता है। जाति की जनगणना थी, मना कर दिया, पता नहीं क्या क्या बोला उनके बारे में, उल्टे सीधे बोले थे कांग्रेस के बारे में जनगणना को लेकर के। अल्टीमेटली उनको झुकना पड़ा, जाति की जनगणना का फैसला करना। ये मेरा कहना है सरकार से भी, मोदी जी से भी, कृपा करके इस देश को आप विपक्ष को साथ लेके चलो, विपक्ष को भी इन्वॉल्व करो बड़े फैसलों के अंदर। किसानों का फैसला कर दिया, 700 किसान मारे गए देश के अंदर, आज भी झुकना पड़ा मोदी जी को, तो क्या मतलब इस प्रकार से करने से? आप विपक्ष के साथ दो ना, आप करो अपनी मर्जी से, इन्वॉल्वमेंट तो करना है खाली आप, खाली कोई कांग्रेस की बात नहीं करो। तमाम विपक्षी पार्टी जो है
उनके बारे में सरकार की सोच होनी चाहिए कि डेमोक्रेसी के अंदर हम सत्ता में हैं, विपक्ष में हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन को सेवा पखवाड़े के रूप में देश भर में मनाया जा रहा है और इसी क्रम में अजमेर लोकसभा क्षेत्र में भी सांसद खेल महोत्सव आयोजित किया जा रहा है, जिसमें खेल रथ को जिले के विभिन्न ग्रामीण क्षेत्रों सहित शहरी क्षेत्रों में भी भेजा जा रहा है। मंगलवार को ये रथ नसीराबाद के राजकीय व्यापारिक उच्च माध्यमिक विद्यालय में पहुंचा। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन को सेवा पखवाड़े के रूप में देश भर में मनाया जा रहा है और इसी क्रम में अजमेर लोकसभा क्षेत्र में भी सांसद खेल महोत्सव आयोजित किया जा रहा है, जिसमें खेल रथ को जिले के विभिन्न ग्रामीण क्षेत्रों सहित शहरी क्षेत्रों में भेजा जा रहा है। मंगलवार को ये खेल रथ नसीराबाद के राजकीय व्यापारिक उच्च माध्यमिक विद्यालय में पहुंचा। सांसद खेल महोत्सव नसीराबाद विधानसभा प्रभारी गोपाल गुर्जर ने बताया कि सांसद खेल महोत्सव रथ श्रीनगर दिलवाड़ा होते हुए नसीराबाद पहुंचा तथा यहां से भवानी खेड़ा मांगली आवास और पिसांगन जाएगा। सांसद खेल महोत्सव के दौरान विभिन्न खेलों का आयोजन किया जाएगा, जिसके लिए मंडल स्तर पर खेल प्रेमियों और विद्यार्थियों का नामांकन किया जाएगा। खेल रथ विभिन्न ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में भेजा जा रहा है, जिससे सांसद खेल महोत्सव के आयोजन हेतु पंजीयन करवाया जा सके। इसमें विद्यार्थी या कोई भी खेल प्रेमी अपना पंजीयन करवा सकता है। भाजपा मंडल अध्यक्ष संजय यादव ने बताया कि सांसद खेल महोत्सव 21 सितंबर से प्रारंभ हुआ, जिसका समापन 25 दिसंबर को होगा। इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य यह है कि इससे छुपी हुई खेल प्रतिभाओं को उभारने का मौका मिलेगा। सांसद खेल महोत्सव सर्वप्रथम ब्लॉक स्तर पर आयोजित किए जाएंगे तथा उसमें विजेता रहने वाले विद्यार्थियों और टीमों को लोकसभा स्तर पर ले जाया जाएगा तथा लोकसभा स्तर पर होने वाली प्रतिभाओं में विजेता रहने वाले सभी विजेताओं को पारितोषिक प्रदान किए जाएंगे। सांसद खेल रथ को रवाना करते समय सांसद खेल महोत्सव नसीराबाद विधानसभा प्रभारी गोपाल गुर्जर, राजकीय व्यापारिक उच्च माध्यमिक विद्यालय के प्रधानाचार्य सहित भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। वहीं कुल के विद्यार्थियों ने खेल रथ पर पुष्प वर्षा की। प्रधानमंत्री मोदी जी के जन्मोत्सव पर सेवा पखवाड़े के रूप में जो हमारा पूरा पखवाड़ा मनाया जा रहा है, उसके निर्मित आज नसीराबाद में सांसद खेल महोत्सव का रथ हमारे नसीराबाद मंडल में आया है। उसका हमने जोरों शोरों से स्वागत किया है और बच्चों को प्रेरित किया है कि इस खेल महोत्सव में अधिक से अधिक संख्या में भाग लें। और ये रथ यहाँ से गोपाल जी के संयोजक में आज हमारे यहाँ आया है और यहाँ के बाद अब भवानी खेड़ा, मांगलेवास और पिसांगन होते हुए आगे जाएगा। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिवस के उपलक्ष्य में पूरे देश में सेवा पखवाड़ा के रूप में उसको मना रहे हैं। उसी के तहत सांसद खेल महोत्सव के कार्यक्रम पूरे जिले में, पूरे लोकसभा क्षेत्र में आयोजित किए जाएंगे। आज उसी के निमित्त नसीराबाद विधानसभा क्षेत्र में तो ये सांसद खेल महोत्सव रथ का जो रजिस्ट्रेशन के लिए जो चल रहा है, उसका श्रीनगर से शुरुआत होकर दिलवाड़ा और अब नसीराबाद पहुंचा है और इसमें विभिन्न प्रकार के खेलों का आयोजन किया जाएगा। उसमें सभी वर्ग के विद्यार्थियों के लिए, जो विद्यार्थी नहीं है उनके लिए भी मंडल स्तर पर इनके नाम लेके फिर ब्लॉक स्तर पर इनके टूर्नामेंट किए जाएंगे। तो ब्लॉक स्तर पर जो टीमें जीतेगी उनका फिर लोकसभा स्तर पर वहाँ टूर्नामेंट होंगे और सबको पारितोषिक देकर सम्मानित किया जाएगा। इसके माध्यम से युवाओं में जो खेल की जो यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे खबरों के नए सफर के साथ। कैंसर बीमारी ही ऐसी है, चिंता तो होगी ना। लेकिन अब अपनी चिंता को बदलो विश्वास में, क्योंकि आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी में है रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी और कैंसर सर्जरी के उपचार के साथ आधुनिक सुविधाएं भी। विजिट करें आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी एट चाची आवास अजमेर।
अजमेर के वरुण सागर रोड स्थित काली माता मंदिर परिसर में नव दुर्गा जागरण सेवा समिति की ओर से आज 23 सितंबर की रात 9 बजे से माता रानी की विशाल भजन संध्या का आयोजन किया जाएगा। अजमेर के वरुण सागर रोड स्थित काली माता मंदिर परिसर में नव दुर्गा जागरण सेवा समिति की ओर से आज यानी 23 सितंबर की रात 9 बजे से माता रानी की विशाल भजन संध्या का आयोजन किया जाएगा। आयोजन की तैयारियां पूर्ण कर ली गई है और श्रद्धालुओं का जन से लाभ उमड़ने की भी संभावनाएं हैं। कार्यक्रम संयोजक हेमेंद्र सिसोदिया और महेंद्र कुमार ने बताया कि श्रद्धालुओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए महिला और पुरुषों के लिए अलग अलग बैठने की व्यवस्थाएं की गई है ताकि कार्यक्रम सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न हो। वहीं वाहनों की पार्किंग के लिए भी अलग से व्यवस्थाएं की गई है। भजन संध्या में प्रसिद्ध गायक आकृति मिश्रा, जॉन मिश्रा और गुंजन भट्ट अपनी मधुर वाणी से श्रद्धालुओं को भक्ति रस में डुबोएंगे। कार्यक्रम के सफल संचालन में समिति के स्वयं सेवकों और पार्षदों का भी सहयोग रहेगा। सुरक्षा को लेकर पुलिस प्रशासन ने भी पुख्ता इंतजाम किए हैं जिससे श्रद्धालु बिना किसी असुविधा के भजन संध्या का आनंद ले सके। आज फायसागर रोड, वरुण सागर मुख्य रोड पे काली माता मंदिर के बाहर माता रानी के भव्य विशाल का जागरण किया जाएगा, जिसके अंदर महिलाओं के बैठने की व्यवस्था अलग की जाएगी। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी माता रानी का जागरण किया जा रहा है। इसमें आकृति मिश्रा आ रही है, जॉन अजमेरी आ रहे हैं और एक गुंजन भट्ट आ रही है। यह हमारी समिति है, नवदुर्गा सेवा समिति की तरफ से किया जा रहा है, जिसके अंदर विशेष योगदान हमारे वार्ड पार्षद अजय जी वर्मा का है, रमेश जी कराड़िया का है, मनोज जी का है और भी हमारे भक्त है, उन सबका सहयोग है। मुख्य फायसागर रोड काली माता मंदिर के बाहर श्रद्धालु हमारे घाटी के इस तरफ से, बाजार से, सब तरफ से आएंगे। बोराज है, माली मोहल्ला है, फायसागर रोड है, कीर्ति नगर है, जो भी आसपास के सब एरिया हैं वहाँ से आएंगे। अच्छे श्रद्धालु आएंगे हमारे, अच्छी संख्या के अंदर। पार्किंग की व्यवस्था है, स्वयंसेवक लगे हुए हैं, हमारी पूरी टीम लगी हुई है। जागरण नवदुर्गा जागरण सेवा समिति की तरफ से पुलिस का भी हमारे सहयोग है और संघ का भी हमें सहयोग है, जो व्यवस्था हमारी संभालेंगे। मेरा नाम हेमेंद्र सिसोदिया। ये वरुण सागर रोड पे काली माता के मंदिर पे भव्य आयोजन रखा गया है। आज आकृति मिश्रा आएगी और उसके साथ गुंजन श्री भट्ट और जॉन अजमेरी भी आएंगे और बैठने के लिए महिलाओं के लिए अलग व्यवस्था की गई है, पुरुषों के लिए अलग व्यवस्था है, पार्किंग की भी अलग व्यवस्था की गई है, लगभग सारी व्यवस्था की गई है। ये नवदुर्गा माता जी के नाम। महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय अजमेर के धन्वंतरी आरोग्य भवन में सोमवार को केंद्र सरकार के अभियान स्वस्थ नारी सशक्त परिवार के अंतर्गत फार्मेसी विभाग एवं राष्ट्रीय सेवा योजना इकाइयों के सहयोग से निःशुल्क चिकित्सा एवं स्वास्थ्य प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया गया। महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय अजमेर के धन्वंतरी आरोग्य भवन में सोमवार को केंद्र सरकार के अभियान स्वस्थ नारी सशक्त परिवार के अंतर्गत फार्मेसी विभाग एवं राष्ट्रीय सेवा योजना इकाइयों के सहयोग से निःशुल्क चिकित्सा एवं स्वास्थ्य प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया गया। शिविर से पूर्व फार्मेसी विभाग के छात्रों द्वारा पहला सुख निरोगी काया थीम पर स्वास्थ्य जागरूकता रैली निकाली गई, जिसे विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सुरेश कुमार अग्रवाल ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। शिविर का उद्घाटन करते हुए कुलपति प्रोफेसर अग्रवाल ने कहा कि परिवार का आधार है स्वस्थ नारी, इसमें हम सबकी भागीदारी आवश्यक है। इसी उद्देश्य से विश्वविद्यालय में यह शिविर आयोजित किया गया। विश्वविद्यालय न केवल शैक्षणिक क्षेत्र में बल्कि सामाजिक दायित्वों के निर्वहन में भी सदैव अग्रणी रहा है। स्वास्थ्य केंद्र प्रभारी डॉक्टर राजू शर्मा ने बताया कि विश्वविद्यालय मेडिकल टीम परिसर के अलावा ग्रामीण एवं कच्ची बस्तियों में भी समय समय पर स्वच्छता एवं स्वास्थ्य शिविर आयोजित करती रही है। शिविर में विश्वविद्यालय की छात्राओं के साथ ही आसपास के गांव कायड़, घूगरा, बैंक कॉलोनी की महिलाओं का रक्तचाप, शुगर, हीमोग्लोबिन व रक्त समूह की जांच की गई। चिकित्सकों ने परामर्श देकर आवश्यकता अनुसार निःशुल्क दवाएं भी वितरित की। फार्मेसी विभाग अध्यक्ष प्रोफेसर अरविंद परीक ने धन्यवाद ज्ञापित किया। इस अवसर पर विश्वविद्यालय के शिक्षकगण सहित स्वयंसेवक भी उपस्थित रहे। विद्यालय के स्वास्थ्य केंद्र में आज स्वस्थ नारी सशक्त परिवार सेवा ही संकल्प है अभियान के निमित्त एक स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें विश्वविद्यालय में अध्ययनरत छात्राओं के अतिरिक्त सभी में रहने वाले ग्रामीणों महिलाओं का भी चिकित्सा परीक्षण किया गया तथा आवश्यक औषधियां निःशुल्क प्रदान की गई। इस शिविर में विश्वविद्यालय के फार्मेसी विभाग
एवं राष्ट्रीय सेवा योजना इकाइयों का सहयोग रहा। विश्वविद्यालय के कुलगुरु प्रोफेसर सुरेश कुमार अग्रवाल ने शिविर का उद्घाटन करते हुए कहा कि विश्वविद्यालय अपने सामाजिक सहभागिता के निमित्त इस प्रकार के शिविरों का आयोजन करता है। अजमेर के वैशाली नगर स्थित समर्पित अस्पताल में महिलाओं में होने वाले विभिन्न प्रकार के कैंसर के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए विशेष शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में कैंसर योद्धाओं को सम्मानित भी किया गया। अजमेर के वैशाली नगर स्थित समर्पित अस्पताल में महिलाओं में होने वाले विभिन्न प्रकार के कैंसर के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए विशेष शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में कैंसर योद्धाओं को सम्मानित भी किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में सीनियर गायनोकोलॉजिस्ट डॉक्टर प्रीतम कोठारी और मेयो कॉलेज की प्रिंसिपल नीति भल्ला उपस्थित रही। उन्होंने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। मुख्य अतिथियों ने कैंसर योद्धाओं को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। समर्पित अस्पताल की ओर से महिलाओं के लिए बड़े स्तर पर स्क्रीनिंग प्रोग्राम भी आयोजित किया गया, जिसमें आम लोगों को पेप्सीमियर, CA-125 जैसे उपकरणों के बारे में जानकारी दी गई। कार्यक्रम में कैंसर योद्धाओं ने अपने अनुभव साझा किए, जिससे उपस्थित महिलाएं प्रेरित हुई। अस्पताल की डायरेक्टर डॉक्टर सीमा मुत्था ने बताया कि महिलाएं अपनी भाग दौड़ भरी जिंदगी में शरीर में हो रहे बदलावों को नजरअंदाज न करें और समय रहते स्क्रीनिंग कराएं, ताकि रोग का समय पर पता चल सके और उसका इलाज संभव हो। उन्होंने कहा कि समर्पित अस्पताल में निरंतर जागरूकता कार्यक्रम, सम्मान समारोह और स्क्रीनिंग प्रोग्राम आयोजित किए जा रहे हैं। डॉक्टर सीमा मुत्ता ने युवतियों को सर्वाइकल कैंसर की वैक्सीन लेने की सलाह दी और कहा कि समय पर वैक्सीन लगवाकर महिलाएं कैंसर से बच सकती है। मुख्य अतिथि डॉक्टर प्रीतम कोठारी ने इस तरह के कार्यक्रमों की सराहना करते हुए समाज हित में भविष्य में भी ऐसे आयोजन करने के लिए प्रोत्साहित किया। नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर सीमा मुत्था, डायरेक्टर ऑफ क्लिनिकल रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट ऑफ समर्पित ब्रेस्ट एंड कैंसर हॉस्पिटल। हमारे हॉस्पिटल में आज गायनेकोलॉजिकल कैंसर अवेयरनेस डे हमने सेलिब्रेट किया है। इसमें यहाँ उपस्थित मैम हमने ये मान्यवर इन लोगों को हमने बुलाया है। इनके द्वारा हमने जो हमारे पेशेंट्स हैं गायनेकोलॉजिकल कैंसर्स के, जो अपनी जंग लड़कर जो जीत चुके हैं, जो आज बहुत अच्छी स्थिति में है, उनका सम्मान करने के लिए हमने ये प्रोग्राम रखा है। इस प्रोग्राम के द्वारा हम लोग ये जागरूकता फैलाना चाहते हैं कि कैंसर का नियमित जांच, नियमित स्क्रीनिंग करा के और उनके बचाव के जो वैक्सीन्स हैं उनके बारे में हम जागरूक कर सकते हैं। हाँ, जैसे कि हम सब जानते हैं कि महिला अपने पूरे दिन में सिर्फ किचन और अपने बच्चे या पूरी फैमिली इनमें ही बिजी रहती है। वो खुद के लिए इतना टाइम नहीं दे पाती है। तो जब तक महिला अपने स्वास्थ्य के पास ध्यान नहीं दे पाएगी, अपने शरीर में हो रहे बदलाव को महसूस नहीं कर पाएगी, तब तक ये उन्हें बीमारी का पता ही नहीं लगेगा। तो हम सब लोग यही जागरूकता फैला रहे कि अपने शरीर में हो रहे बदलाव को महसूस कीजिए। कोई भी सिम्टम्स, कोई भी साइन हो तो उसको इग्नोर मत कीजिए। आप समय पर डॉक्टर के पास जाइए, सलाह लीजिए और टाइम पर ट्रीटमेंट लीजिए। आज समर्पित हॉस्पिटल के जो डायरेक्टर्स, डॉक्टर्स एंड सारे स्टाफ द्वारा जो कैंसर अवेयरनेस प्रोग्राम मरीजों के हित में और समाज के हित में जो किया गया है, बहुत ही सराहनीय है और बहुत ही उम्दा तरीके से उन्होंने प्रेजेंटेशन करके समाज में यह मैसेज दिया है कि कैसे हम कैंसर से लड़ सकते हैं, कैसे हम कैंसर को अर्ली स्टेज में डायग्नोज करके उसका निवारण कर सकते हैं और सारे समाज का एक हेल्दी समाज बनाने में मदद कर सकते हैं। आज समर्पित कैंसर हॉस्पिटल में एक महिलाओं को जागरूकता करने के लिए उनके जो फीमेल्स में जो कैंसर होते हैं, जो गायनेकोलॉजिकल कैंसर्स होते हैं, उनके बारे में जानने के लिए हमने एक कैंसर शिविर आयोजित किया था, जिसमें हमने जो माननीय प्रीतम कोठारी मैडम जो सीनियर गायनेकोलॉजिस्ट हैं और मेयो गर्ल्स कॉलेज के जो प्रिंसिपल हैं नीति भल्ला मैम, इन सभी माननीय सदस्यों के माध्यम से एक समाज में एक संदेश देने की कोशिश की है कि समय पर अगर स्क्रीनिंग कराएं तो महिलाओं में होने वाले कैंसर से समय पर बचा जा सकता है, जिससे वो अपना समस्त जीवन बेहतर तरीके से जी सकती है। और आज इस समाज में सर्वाइकल कैंसर की वैक्सीन भी अवेलेबल है, तो हमारा पूरे यूथ जो 9 से 45 साल के एज के बीच में है, उन सबको एक संदेश देना हमारे इस कार्यक्रम के माध्यम से था कि वो वैक्सीन लगवाएं और
फीमेल्स में होने वाले कैंसर। अजमेर शहर की चर्चित होटल मेरवाड़ा एस्टेट को नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी एनजीटी से बड़ी राहत मिली है। भारतीय मजदूर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बाबूलाल साहू द्वारा दायर याचिका को ट्रिब्यूनल ने खारिज कर दिया। एनजीटी के इस फैसले के बाद होटल प्रबंधन ने राहत की सांस ली। अजमेर शहर की चर्चित होटल मेरवाड़ा एस्टेट को नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी एनजीटी से बड़ी राहत मिली है। भारतीय मजदूर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बाबूलाल साहू द्वारा दायर याचिका को ट्रिब्यूनल ने खारिज कर दिया। साहू ने होटल प्रबंधन पर अवैध निर्माण, अतिक्रमण और पर्यावरण संरक्षण के नियमों के उल्लंघन जैसे गंभीर आरोप लगाए थे। इस पर ट्रिब्यूनल ने पहले जिला कलेक्टर और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को तथ्यानुसार जांच के निर्देश दिए थे। विस्तृत जांच रिपोर्ट में होटल प्रबंधन की ओर से किसी भी तरह की अनियमितता सामने नहीं आई। होटल मेरवाड़ा एस्टेट के संचालक सतीश अरोड़ा ने आज प्रेस वार्ता कर एनजीटी के आदेशों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि बाबूलाल साहू द्वारा दायर की गई याचिका के अनुरूप कलेक्टर और पर्यावरण संरक्षण के तहत राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की संयुक्त रूप से समिति बनाई गई थी और उन्होंने कम से कम 6 से 7 बार गहनता से निरीक्षण किया, जिसकी रिपोर्ट बनाकर कोर्ट में पेश की गई। इस रिपोर्ट के आधार पर कोर्ट ने निर्णय लेते हुए दायर याचिका को आज खारिज किया। उन्होंने कहा कि झूठे और आधारहीन आरोपों से उनकी मानहानि हुई है। अरोड़ा ने ऐलान किया है कि वह अब बाबूलाल साहू के खिलाफ मानहानि का दावा पेश करेंगे। एनजीटी के इस फैसले के बाद होटल प्रबंधन ने राहत की सांस ली। एक ऐतिहासिक निर्णय दिया है जो कि बाबूलाल साहू ने एक याचिका दायर की थी होटल मेरवाड़ा एस्टेट के खिलाफ। उसी के साथ साथ उसने सारे डिपार्टमेंट्स को पार्टी बनाया था, निगम, राज्य सरकार, कलेक्टर, पोल्यूशन बोर्ड, स्टेट पोल्यूशन बोर्ड, आपका आर्कियोलॉजी सर्वे डिपार्टमेंट, एएसआई, केंद्रीय प्रदूषण बोर्ड, इन सबको पार्टी बनाया। उन सब ने एक मत होकर के और हमारे जो माननीय न्यायालय ने ये आदेश जारी किया कि इसकी याचिका दुर्भावनापूर्ण, दुर्मंशा से इसने कोर्ट का समय खराब करने के लिए तथ्यों को छुपा करके और न्यायालय में ये वाद पेश करा, लेकिन यह वाद केवल और केवल प्रताड़ित करने के लिए, सामने वाले पक्ष को, पीड़ित पक्ष को प्रताड़ित करने के उद्देश्य से इसने ये केस दायर किया है, याचिका दायर की है। तो यह याचिका खारिज करने योग्य और खारिज की जाती है। उसने जो भी तथ्य, जो भी चीज पेश की थी उसको माननीय न्यायालय ने जिला कलेक्टर और स्टेट पोल्यूशन बोर्ड की एक जॉइंट कमेटी बनाई थी। उस कमेटी ने यहाँ कम से कम 5 से 7 बार सर्वे किया। हमारे एक एक चीजों को उन्होंने बकायदा हर चीज को बारीकी से जांचा, सबकी पिक्चर्स ली, वीडियो लिए, वो सारे उन्होंने माननीय न्यायालय में प्रस्तुत करे कि इनके यहाँ एसटीपी प्लांट लगा हुआ है, किसी तरह का कोई पानी अन्ना सागर में नहीं। उसके द्वारा ये आरोप लगाया गया था कि हमारा ये सबसे पहला कि अवैध निर्माण है। नंबर 2, नो कंस्ट्रक्शन जोन में है। नंबर 3, हम अन्ना सागर में अपना पानी छोड़ते हैं। नंबर 4, हमें एएसआई से तोड़ने के आदेश जारी हुए। बहुत सारे उसके आधारहीन तथ्य थे, जिसको कि सबसे पहले तो कमेटी ने खारिज किया। कमेटी ने यहाँ आकर के जब तथ्यों की जांच की, फीते से नापा, एक एक चीज को देखा, तो उन्होंने पाया भाई हमने एसटीपी प्लांट रखा है, सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट लगा रखा है, अपना वेस्ट को, गार्बेज को, गीले कचरे को निस्तारण के लिए हमने मशीन लगाई हुई है, सबसे बड़ी मशीन। आज हर जो मापदंड हैं उनको हम पालन कर रहे हैं। उसके बावजूद उन्होंने इस तरह के जो आरोप आधारहीन, तथ्यहीन, ये मेरा कहना नहीं है, माननीय न्यायालय ने उसकी याचिका न केवल खारिज की बल्कि उसको फटकार लगाई कि आपने न्यायालय का समय खराब करने के लिए और पीड़ित पक्ष को, जो आपका पार्टी है होटल मेरवाड़ा एस्टेट को प्रताड़ित करने के लिए केवल दुर्भावनापूर्ण आपने इस तरह का मुकदमा दायर किया है। खबरों के सफर में अभी सिर्फ इतना ही। फिर हाजिर होंगे खबरों के नए सफर के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।